हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए है और पेपर नेम है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ओके, और फर्स्ट यूनिट है हमारे पास रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसके आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और साथ के साथ हम जितने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट भी हम सीखते हुए चलेंगे। कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगी, उस क्वेश्चन में रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको क्लियर और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ताकि अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर सको। तो बस आपको ध्यान इतना देना है कि आपको पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखना है और मेरी कही हुई एक एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ओके, ऐसे नहीं कि लेटे हो, कहीं सोफे में पड़े हो, सो रहे हो, नींद में हो आदि और बस देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, वरना बस आप क्वेश्चन नहीं देख पाओगे, वो भी आपको याद नहीं रहेगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, जो बातें उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बताऊं, उसे आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही आ जाए। कई बार ऐसा होता भी है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं वो सेम टू सेम आ भी जाता है, बट सबसे मेन चीज़ होता है कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कही हुई प्रत्येक बात को आज प्रत्येक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सबसे पहले इसमें आया क्या, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिकीय प्रतिस्थापन मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नाभिकीय प्रतिस्थापन क्या होता है, हमारा एल्किल हैलाइड जो है ये अभिक्रिया देते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन की। इसमें क्या होता है कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, उन एल्किल हैलाइड्स में जो प्रेजेंट हैलाइड ग्रुप होते हैं उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, यानी कि किसी नाभिक स्नेही के द्वारा जो हैलाइड ग्रुप होते हैं उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, यानी कि जो नाभिक स्नेही होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे रेजेंट्स या फिर ऐसे रेजेंट्स जिनमें कह सकते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की जो है ज़्यादा होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। जैसे इस फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है Rx+2Na। तो क्या यहाँ पर Na हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। और ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये बहुत अच्छी फेमस रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन। तो ये तो नाभिकीय प्रतिस्थापन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तो एडिशन हो रहा है दो आर ग्रुप्स का, तो ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास Rx+H2, फिर बन रहा है यहाँ पर RH, यानी कि एल्केन ही बन रहा है, तो ये भी आपका नाभिकीय प्रतिस्थापन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा Rx+Mg, यहाँ पर आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन रहा है, तो ये भी हमारा नाभिकीय प्रतिस्थापन का उदाहरण नहीं है। अब ये वाला देखिए, ये हमारा डी ऑप्शन Rx, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। ओके, KOH, अब इस KOH को देखिए, यहाँ पर ये जो KOH का OH ग्रुप है ये यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वर्क करता है। इसको मैं समझाऊंगी आपको इस रिएक्शन को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने वाली हूँ कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है। ओके, ये पता है आपको एल्किल ग्रुप है, और ये X क्या है, एक हैलाइड है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो KOH है ये एक रेजेंट है। इस रेजेंट में हमें न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही मिल रहा है। ये जो यहाँ पर OH है इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये K+OH- में टूटेगा। ओके, तो ये जो यहाँ पर OH है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि OH के द्वारा इस X को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, ये X को यहाँ से निकाल दे रहा है और खुद आके इस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, जिससे हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये है हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमारा Rx ग्रुप होता है, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैक करता है और ये जो हमारा लीविंग ग्रुप है इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है और खुद आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। तो जो हमारी नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक
एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। तो इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट कर देना कि मैम हमें SN1 और SN2 रिएक्शन जो है डिटेल में समझा दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। SN1 और SN2 से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। आपको अगर मैं एक बार समझा दूंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये बट कमेंट चाहिए कि मैम हमें SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, ये समझना है, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। और साथ के साथ SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, तो बहुत जल्द मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिससे आप कभी भी इनकी मैकेनिज्म नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो इस बात को ध्यान से सुनिए, जो हमारे तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए इसको भी समझिए आप। जो हमारी SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया होती है, इसमें ये जो रिएक्शन है SN1 अभिक्रिया की, ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू जाती है। तो जितना ज़्यादा हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है उतनी ज़्यादा इस रिएक्शन की जो है रेट फास्ट होती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक एल्किल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर R लगा है, यहाँ पर R लगा है और यहाँ पर R लगा है, R लगा है इस कार्बन के साथ में, और यहाँ पर एक हमारे पास कोई हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब ये यहाँ पर क्या होता है, ये हैलाइड ग्रुप निकल जाता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, ये मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको एक शॉर्ट वीडियो में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत जल्द वो शॉर्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर आपके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा तो उतनी अच्छी हमारी वो जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो उतना अच्छा SN1 रिएक्शन देगा। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल कब होगा, इस कार्बन ने क्या किया, ये जो हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, इस बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस हैलोजन को दे दिए और इसको अपने से अलग कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि इसे पता है ये अगर मेरे ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो इसके साथ जितने ये R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है ये जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इस कार्बन के साथ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं ये कार्बोकैटायन उतना ही स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जितने बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होंगे वो ये कार्बोकैटायन उतना स्टेबल होगा और वो उतनी ही अच्छी SN1 रिएक्शन देता है। तो मैंने क्या कहा, जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकैटायन बनेगा उतनी फास्ट हमारी SN1 रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर C6H5 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर दो 6H5 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक C6H5 ग्रुप और एक हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यानी कि ये वाला ज़्यादा क्रियाशील होगा क्योंकि इसमें दोनों बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये वाला हमारा ऑप्शन हट गया, बी वाला, यहाँ पर ये बचा। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो आपके C6H5 ग्रुप लगे हुए हैं और एक आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तीनों ग्रुप्स जो हैं ये तीनों इस कार्बोकैटायन को अच्छे से स्टेबल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में है कार्बोकैटायन, ऑप्शन नंबर सी पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया, कि जितना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन होगा उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन होगी। और कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा, जितने अच्छे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन से डायरेक्ट जुड़े होंगे उतना ही स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अभिक्रियाशील नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। इनमें से सबसे अभिक्रियाशील नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन है, वही न्यूक्लियोफाइल रेजेंट कौन सा है इनमें। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको बताया कि ऐसे रेजेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो इसका मतलब वो किसी को भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। अब पैसे दान कौन करता है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है वही तो दान करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली तो इतना दान करेगी ही नहीं ज़रूरत से ज़्यादा। तो मतलब अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो आसानी से किसी को भी दे देंगे आराम से। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे देने के लिए तो वो तुरंत जो है डोनेट कर देगा। तो उसी हिसाब से इसमें क्रम आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर।
एक एक करके हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अब जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखो तो उसमें एक एक करके आप पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करिए, तो उससे अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो मैंने आपको क्या बताया, जिसमें जितने मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अगर अच्छे से अवेलेबल है तो वो उतना ही अच्छा हमारा नाभिक इसमें ही होगा। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास CH3O-। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है किसी को भी डोनेट करने के लिए, यानी कि यहाँ पर ये CH3 के साथ ना तो रेजोनेंस में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही किसी भी प्रकार के रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ किसी को भी देने के लिए यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इस ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारे पास C6H5O-। तो आपको पता है ये बेंजीन रिंग है C6H5, तो ये मतलब कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस चार्ज के रूप में, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे बेंजीन रिंग के साथ में, क्योंकि अब C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है हमारे पास, तो यहाँ पर रेजोनेंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इस वजह से ये डोनेट करने के लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस में साथ के साथ पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C, CH3 का होल ट्वाइस CHO। अब आपको पता है ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ये जो आपका कीटोन ग्रुप है यहाँ पर भी इन्वॉल्व है आपकी जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे अच्छा नाभिक इसमें अभिकर्मक हो जाएगा यहाँ पर CH3O- यानी कि मेथॉक्साइड आयन। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम कौन सा है। इसमें हमें बताना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका घटता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू आर। Q यानी कि आवेश, इंटू R मतलब कि बॉन्ड डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास एल्किल हैलाइड्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, एक तो आवेश पर और दूसरा बॉन्ड लेंथ पर। ठीक है, तो आपको पता है आवेश तो हमारे पास फ्लोरीन का ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का। तो सबसे आगे हमारे पास फ्लोरीन आनी चाहिए, क्योंकि हमें घटता हुआ क्रम लिखना है। हमारे पास 3 हैलाइड दिए हुए हैं, एक हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो आपको पता है जब आप हैलोजन में जाते हो तो पहले फ्लोरो क्लोरो फिर ब्रोमो, तो यानी कि अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से जो हमारा फ्लोरीन हो उसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट वो क्लोरीन से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा CH3Cl में इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये CH3F की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर R ज़्यादा होने की वजह से जो Q और R का बैलेंस जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो CH3Cl का ज़्यादा आता है। इस वजह से यहाँ पर CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण एज कम्पेयर टू CH3F से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है हमारे पास CH3Cl, फिर इसके बाद CH3F एंड देन हमारे पास CH3Br। तो यहाँ पर फैक्टर क्या बताया मैंने कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वस टू Q इंटू आर। तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, आवेश पर और बॉन्ड लेंथ पर। तो फ्लोरीन का आवेश बेशक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन का आवेश ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास क्लोरीन है, जो क्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए है CH3Cl से, यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है यानी कि जो R है वो ज़्यादा है, इस वजह से इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो CH3Cl का ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर ऑर्डर कुछ इस प्रकार बनता है CH3Cl एंड देन CH3F एंड देन आ जाता है हमारे पास CH3Br। ओके, ये आ जाता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल क्लोराइड बनाने में प्रयुक्त करते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। तो चलिए मैं इसको आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास
4 रेजेंट्स दिए हुए हैं। मैं आपको ये रिएक्शन करके बताती हूँ कि कैसे हम बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल क्लोराइड को बनाते हैं। हमें क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास C6H5COOH। इससे हमें क्या बनाना है, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड हमारे पास COCl। यहाँ पर हमें रेजेंट्स दिए हुए हैं और हमें बेंजोइक अम्ल से जो है बेंजोइल क्लोराइड बनाना है। ठीक है, रेजेंट्स कौन कौन से दिए हैं? सबसे पहला रेजेंट हमारा दिया हुआ है SOCl2। तो आपको पता है, यहाँ पर आपको ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है यहाँ पर आकर अटैक करता है और जुड़ जाता है और OH को बाहर निकाल देता है, जिससे यहाँ पर आपका जो है SO2 गैस आपकी रिलीज़ हो जाती है और यहाँ पर हमारा जो है बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजोइल क्लोराइड, जब हम SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं बेंजोइक एसिड से। ओके, ये बहुत ही आपने 12th में पढ़ी होगी ये रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है